धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। होना क्या चाहिए मीडिया के एतबार से एक सवाल उठाने जा रहा हूं। मान लीजिए कोई खबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से आई, तो मेरा मानना यह है कि पत्रकार के नाते उस खबर की तह तक जाना चाहिए, उस खबर को जांचना परखना चाहिए, क्योंकि कोई हल्के फुल्के संसदीय क्षेत्र से वो खबर नहीं आ रही है। यहाँ बनारस यानी कि काशी यानी कि वाराणसी, यूं कहें सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से वो खबर आ रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक थानेदार बनारस का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने पे तुला हुआ है। और कोई पहली बार उसने ऐसी हरकत नहीं की है, वो लगातार ऐसी हरकतें करता जा रहा है। तो यहाँ दो सवाल पैदा हो जाते हैं। एक खबर मैं आपके सामने इससे जुड़ी पहले रख चुका हूँ, उसमें वो दोनों सवाल उठा चुका हूँ, लेकिन उन दोनों सवाल के जवाब अभी भी बाकी हैं। कि एक ये कि थानेदार बार बार ऐसा क्यों कर रहा है और किसके इशारे पर कर रहा है, और दूसरा सवाल ये कि शहर के सांप्रदायिक सौहार्द जो खराब होने की बात कही जा रही है उसको बचाने के लिए जो लोग आगे हैं क्या वो बचा पाएंगे, क्योंकि पुलिस के सिस्टम के सामने आम लोगों का खड़े रहना कोई मामूली बात तो होती नहीं है। तो इन्हीं दोनों सवालात के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। जूम के जरिए हमारे साथ बनारस से दो बड़ी शख्सियतें जुड़ रही हैं। एक है मनीष शर्मा जी, जो एसपी सिटी से मिलने पहुंचे थे। नागरिक समाज, उनका जो भी एक संगठन है, वो एक प्रतिनिधि मंडल, और वहां जाके उन्होंने उस थानेदार की शिकायत की है जो जैतपुर का थाना है, और नाम बताया जा रहा है उसका शशि भूषण राय। और इसके अलावा उसी थानेदार से जुड़ा हुआ एक पुराना मामला है जो धाकड़ खबर पे आप देख चुके हैं, जिसमें उसने कहा था कि चीर कर रख दूंगा, फाड़ के रख दूंगा, जिस पे हमने डायरेक्ट उसी से फ़ोन करके पूछ भी लिया था। उस मामले में जो पीड़ित हैं, जिनको वो धमका रहा था, उनका नाम है आबिद। वो भी हमारे साथ जूम के साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं मनीष जी आपके पास पहले आना चाहता हूं। आप लोग जो एसपी सिटी से मिले हैं और आपने जो कहा है कि जैतपुरा का जो थानेदार है शशि भूषण राय, वो सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोशिश कर रहा है, और आपने कहा कि सरैया में और राजापुरी में जो दोनों घटनाएं हुई, मामूली घटनाओं को उनने सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की। आप पुलिस पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? नहीं, एक तो हम लोग की दोनों जगह पहली बात तो पीड़ित परिवारों से हम लोग मिला गया, टीम के साथ मिला गया, और जो वहां का दृश्य था और पूरे मोहल्ले से बातचीत करने के बाद और इस मसले पर कमिश्नर से और फिर सिटी एसपी से मिलने के बाद एक जो ठोस ठोस बातें सामने निकल के आई, तो वो बहुत साफ था वहां पे। वो आमतौर पे हर साल कभी होली में कभी दीपावली में कुछ छोटे मोटे तनाव दो परिवारों पे हो जाया करते हैं। इत्तेफाक से ऐसा होता है कि उसमें कोई हिंदू परिवार निकल आया, कोई मुस्लिम परिवार निकल आया, वो इत्तेफाक है, मतलब उस तरह का कोई मामला है नहीं। लेकिन सचेत तरीके से वहां सरैया में, पहले आपको बताऊं, सरैया में वहां पे एक ही परिवार के कम से कम 6 महिलाओं को जी वो चोट का निशान दिखा रही थी, बुरी तरह पीटा गया है, मारा गया है। पहले गुंडों ने मारा, उसके बाद जो है पुलिस पहुंची है, और पुलिस बिना किसी महिला पुलिस के पहुंची है, और उस डायरेक्ट अब वो महिला ठीक से चिन्हित नहीं कर पा रही हैं। हालांकि वो जो शक्ल बता रही हैं, जो उनका कद बता रही हैं, जो सारा चीज बता रही हैं, वो लग रहा है जैसे। तो उसके बाद जो है वहां पे पुलिस जाती है। महिला जो उनका शक्ल बता रही है, जो उनका लंबाई चौड़ाई बता रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि महोदय एसएचओ महोदय ही हों, लेकिन ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि महिला ठीक से पहचान नहीं पा रही जी। महिला को उन्होंने ढकेला और इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं। वो महिला अपना बयान देते हुए कह रही हैं कि मैं रोजा हूं, उन गालियों को फिर से बोलना और सोचना भी मेरे लिए जो है संभव नहीं है। उनको मारा गया वहां पे। उसी परिवार के 4 पुरुषों पे जो है मुकदमा कर दिया गया और 2 पुरुषों को जेल भेज दिया गया जी। ये तो आप देखेंगे। और ठीक उसी सरैया में उसी समय दूसरे पक्ष के ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई किसी तरह का, जबकि उन्होंने खुलेआम पत्थरबाजी की है, उसका वीडियो है, दरवाजा तोड़ते हुए वीडियो है। सरैया में जाएंगे, उस परिवार का जो अल्पसंख्यक परिवार से है, उनके घर का दरवाजा तोड़ते हुए, पत्थरबाजी करते हुए सारा वीडियो है। कोई कार्रवाई नहीं की। अब आप तुरंत चले जाइए राजापुरा में जी। वो भी बनारस का ही शहर का हिस्सा है, वह भी जैतपुरा थाने में ही आता है। और उस राजापुरा में भी पूरी तरह एक अल्पसंख्यक परिवार के लोगों पे हमला हुआ होली के दिन जी। उसके बाद जो है रात को फिर लोग लौट के आए जी, और फिर हंगामा हुआ। उसके बाद पुलिस जाती है,
पुलिस जाती है तो सारे लोग मोहल्ला छोड़ करके भय से भाग चुके होते हैं। जी। और पुलिस जाती है तो वहां पुलिस दरवाजा तोड़ती है। अच्छा। हाँ, नसीर भाई हैं वहां पे, पुलिस उनका दरवाजा तोड़ती है। महिलाएं अंदर से जो है चिल्ला रही हैं, महिलाएं केवल हैं अंदर, और वो दरवाजा तोड़ते हुए ऊपर चले जाते हैं एकदम। जी। और वहां महिलाओं को कहा जाता है कि पुरुषों को बुला लो, नहीं तो जो है तुमको थाने में लेकर तुम लोगों को ठीक करेंगे। जी। वहां भी आप देखेंगे कि वहां भी मुकदमा किया जाता है। उसके बाद मुकदमा भी एक ही पक्ष से किया जाता है, सचेत। मैं ये देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई है। एक जैसे लग रहा था, जो मैं अपनी बात की पहले भी कह रहा था, जैसे लग रहा था स्क्रिप्ट लिखी हुई है। उस प्लानिंग के तहत ही जो है सरैया में भी ठीक ठीक वही कहानी दोहराई गई, और उसके बाद आपको राजापुरा। यहाँ दो चीजें पैदा होती हैं। आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि एक ही थाना क्षेत्र है, दो घटना स्थल हैं, और दोनों घटना स्थल में अलग अलग तरह की घटनाएं सामने आई, लेकिन एक ही धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनकी महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। क्या ये थानेदार जो शशि भूषण राय हैं, ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि उनको स्क्रिप्ट मिली है, और आप किसी मंत्री का भी जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देखेंगे कि इनका ये चेहरा हम लोगों को एनआरसी आंदोलन से दिख रहा है। जब एनआरसी को लेकर के बनारस में आंदोलन कर रहे थे, अभी आबिद भाई आपको बताएंगे तो क्या उस समय हुआ। उसके बाद हम लोगों को, मान लीजिए, जब 70 लोगों को जेल भेज दिया गया, अब इसी बंदे किसी आदमी को जो है, किसी एसएचओ को वहां विवेचना का अधिकार दे दिया गया, जिसके ऊपर आरोप है इस तरह का कम्युनल ढंग से चीजों को करने का। और आप समझिए कि 3 साल से ये जो एसएचओ महोदय ऐसे इलाके में है जो मुस्लिम बहुल इलाका, अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, और ये बदनाम है कम्युनल अपनी भाषा, बोली और एक्शन के लिए। और एक और बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संरक्षण इनको इसलिए प्राप्त है कि सिटी एसपी अपने को असहाय बता रहा है इनको लेकर। अच्छा। सिटी एसपी, आप कल्पना नहीं करेंगे, सिटी एसपी से जब बोला गया कि हम लोग इस मसले पर मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने रात को बोला कि ठीक है, सुबह आइए आप लोग। सुबह जब बोला गया तो वो बात कही कि मैं इस मामले में कुछ करने की स्थिति में नहीं हूँ भाई साहब, फिर भी मैं आ रहा हूँ, आप लोगों की बात सुन रहा हूँ। वहां कहा फोन पे। और जब हम लोग उनसे मिलने जाते हैं तो वहां भी वो कुछ बात करने की स्थिति में नहीं थे। वो किसी भी, जैसे लग रहा था कोई बहुत असहाय आदमी जो है। बात क्या है? बात ये है कि ये इनके ऊपर किसी कमिश्नर, किसी डीएम और किसी उसका कोई राइट नहीं है। ये फ्री होकर के काम कर, और ये आरोप ही है, और ये बहुत चर्चा का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। यहीं के जो विधायक हैं और यहीं के मंत्री हैं, बनारस से विधायक हैं और मंत्री हैं, उनके खास हैं। और ये आरोप है, मैं बस इसलिए से कह रहा हूं कि इस पे अगर जांच हो जाए तो बड़ी बात निकल के आएगी। ये जैसे लग रहा है कि 2022 की कोई कम्युनल तरीके से अपने को स्थापित करते हुए 2022 की कोई तैयारी हो रही हो सचेत ढंग से, उसकी एक शुरुआत की जा रही है। और अगर इसको समय रहते नहीं रोका गया तो ये बेहद खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ने वाला है। क्या ये जो तैयारी की ओर आप इशारा कर रहे हैं, क्या ये थानेदार खुद चुनाव लड़ने जा रहा है या दूसरों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि वो असल में ऐसा लग रहा है कि वो पुलिस विभाग के लिए नहीं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। वो जो है मंत्री जी के लिए काम कर रहे हैं, और वो एक तरह से भाजपा कार्यकर्ता और कैडर की बतौर जो है उनका पूरा व्यवहार है। और जिस तरह से हिंदू वानी की भाषा है, जिस तरह से बजरंग की भाषा है, जिस तरह से आरएसएस की भाषा है, वही भाषा इंस्पेक्टर की है। तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। ठीक सवाल आप उठा रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा सवाल जानते हैं क्या है? कोई भी थानेदार एक थाने पर 3 साल से टिका हो, और वो भी तब जब अब से करीब 12-14 महीने पहले उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहा था चीर के रख दूंगा। तो कैसे कह रहा था चीर के रख दूंगा, उस बारे में जान लेते हैं आबिद भाई से। आबिद भाई, क्या हुआ था उस दिन जब आप लोग एनआरसी और सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और थानेदार आपको शशि भूषण राय कहते हैं कि आपको चीर के रख देंगे? हुआ क्या था असल? 13 दिसंबर का दिन था, और हम लोग जुमा पढ़ के लाट सरैया मस्जिद से निकल रहे थे जी। तो वहां के लोकल लड़कों ने कार्यक्रम रखा था, नौजवानों ने, तो उसमें हम शामिल होने गए थे। और जिस तरह हम मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले तो लोग, भीड़ हमारे साथ पीछे आने लगी, और बहुत ज्यादा की संख्या में भीड़ नहीं थी जी। तो हम लोग पुलिस चौकी की तरफ बढ़ने की कोशिश किए जी। तब तक दरोगा आता है और एक नौजवान को गाली देता है, बेतुका टाइप का। मैंने कहा, दरोगा जी, गाली से बात नहीं, अपने लैंग्वेज के सुधार के रखिए जी। एसएचओ महोदय आते हैं, उन्होंने कहा, अरे तू मुझे जानता नहीं है, चीड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, जिंदगी खराब कर दूंगा, एनआरसी सीए तो पास होगा, तू जाएगा जेल।
ये इनका लैंग्वेज था। उसके बाद मैंने जगह जगह शिकायत की, एनएचआरसी में शिकायत किया, एसपीसीटी शिकायत किया, डीजीपी महोदय के यहाँ शिकायत किया, तो जांच का अधिकारी दिनेश कुमार सिंह उस समय के एसपीसीटी को दिया गया जी। तो एसपीसीटी के महोदय के यहाँ जब जाता हूँ तो एसपीसीटी महोदय कहते हैं वो हाइपर हो गए थे, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था जी। तो ब्लड प्रेशर उनका हाई हो गया था, मेरी भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकती है जी। लेकिन उनको एक तरह से संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो ब्लड प्रेशर अपना कार्यभार के दौरान भी हाई किए रहते हैं जी। उनको संरक्षण प्राप्त है। और हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो लोगो लगा के चलते इंस्पेक्टर महोदय ना, थानेदार महोदय, उनको कमल का फूल लगा लेना चाहिए जी। ये सीधे सीधे एक आरएसएस की आरएसएस का सदस्य होकर काम कर रही है जी। ये पुलिस और प्रशासन के रुतबे से कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि इस पूरे मामले में शिकायत की, एसपीसीटी को जांच दी गई, एसपीसीटी ने आपको बुला के कहा कि इनको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। भैया ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ऐसे आदमी को पुलिस में क्यों लगा रखा है? और अगर ऐसे आदमी को पुलिस में ही लगाना है तो किसी ऑफिस में बैठा दो एसपी के, वहां जाके फाइल उठा के इधर से उधर रख देगा। इंस्पेक्टर लेवल का जो आदमी होता है वो बाबू क्लास का ही तो आदमी होता है, उसको क्यों आपने कोई थाना दे रखा है जब उसके बस की इतना झेलना नहीं है। लेकिन इन बातों को छोड़िए, एक्शन क्या हुआ आपकी शिकायत पे वो बताइए। हमारे शिकायत पर एक्शन ये हुआ कि जब 19 दिसंबर को हम लोगों ने सीएनआरसी का प्रोटेस्ट किया और उसमें 70 लोग जेल में गए तो एक्शन ये हुआ कि जेल की और जो लोग जेल गए थे उनकी विवेचना का फाइल से दे दिया गया। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा ये एक्शन उसको इनाम दिया गया, यही उसके साथ एक्शन हुआ था असल में। तो क्या ये थानेदार इतना मजबूत है, इतना पावरफुल है? क्योंकि हम भी जानते हैं, मैंने भी यूपी में रिपोर्टिंग की है, 3-3 साल कोई थानेदार किसी थाने पे नहीं बना रह सकता है और इतनी तमाम उसकी हरकतें सामने आने के बाद भी तो ये बना हुआ है। तो वाकई में इसको सीधा सीधा लखनऊ से या जैसे मनीष शर्मा जी बता रहे हैं किसी मंत्री का संरक्षण है? मंत्री का संरक्षण है और नागपुर हेडक्वार्टर से जो ऐलान लाटशाही फरमान जारी होता है उसके हिसाब से ये काम करते हैं। इनको संविधान से, इनको एसएसपी से, इनको डीएम से, इनको कमिश्नर से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से अभी जो मौजूदा दंगे की बात आ रही थी, दंगे की प्लानिंग थी सरैया और राजापुरा में, जब हम लोग एसपीसीटी के, हम और मनीष भाई और नागरिक समाज गए वहां शिकायत करने के लिए, एसपीसीटी महोदय कहते हैं कि हमारे बस में ये चीज नहीं है। क्यों बस में नहीं है? अब बताइए, शहर के एसपीसीटी है वो आपके दायरे में आता है जी। एक एसपीसीटी अगर ये कह दे थानेदार के मामले को लेके कि हमारे बस में नहीं है तो यहाँ जिम्मेदारी मनीष शर्मा जी की बढ़ जाती है, क्योंकि उनका वो जो वीडियो वायरल है जिसको लेके हमने खबर आपके सामने की है उसमें वो दावा कह रहे हैं कि पुलिस अगर कुछ नहीं करेगी तो हम अपने शहर को बचाएंगे। तो मनीष जी कैसे बचाएंगे शहर को? नहीं, देखिए बात यह है कि जब एक ऐसी सरकार है, जब आप देखेंगे कि संविधान खतरे में है, संसद का रोल कमजोर हो रहा है, विधायिका और आप कह लीजिए अदालतों का रोल बदल रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे? आपके जो इन सब चीजों को बचाना है तो आपको जन गोलबंदी की तरफ ही जाना होगा। जनता ही आपके सामने है और उसके बीच में हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग बड़े पैमाने पर उतरेंगे और पलट के एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। एक बनारस की जो हार्मनी है वो केवल बनारस की, वो वहां अगर कुछ भी तनाव क्रिएट होता है तो पूरी दुनिया का ध्यान उधर आकर्षित होगा जी। और हमने ये प्लान किया है कि हम संवाद जारी रखेंगे प्रशासन से, शासन से, हर स्तर पे संवाद करेंगे। अदालतों का दरवाजा खटखटाना होगा, उसको खटखटाया जाएगा। इस मोर्चे पे भी लड़ाई और सबसे ज्यादा जिस मोर्चे पर हम जोर देंगे वो जनता को लेकर के सड़कों पर करेंगे, इसको लेकर के। जनता को लेके आप सड़कों पे उतरने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये संसदीय क्षेत्र देश के प्रधानमंत्री का है, क्या आपने उनको नहीं लिखा कि एक थानेदार की वजह से आपका संसदीय क्षेत्र बदनाम हो रहा है, इसको हटवाइए यहाँ से? बिल्कुल, ये सारे जगहों पे मानवाधिकार आयोग को, प्रधानमंत्री कार्यालय को, मुख्यमंत्री कार्यालय को ये सारा कुछ भेजा गया है, ये सारा कुछ किया जा रहा है, एक पूरा हिस्सा इसमें लगा हुआ है। और ये 2-3 घटनाएं आप जान पा रहे हैं कि महोदय का जो है जो ज्यादा चर्चित हुई, लेकिन ये केवल 2-3 घटनाएं नहीं है, हर दिन ऐसी घटना होती है। हर दिन एक खास समाज का हिस्सा हर दिन अपमानित होता है किसी न किसी मोहल्ले में, बनारस के उस खास थाने में जो है, और बुरी तरह एक दहशत और एक इस तरह का माहौल है। और मैं समझता हूं कि अगर इसको लोकतांत्रिक तरीके से नहीं निपटा गया तो किसी दौर में कोई एनार्की जैसी स्थिति भी हो सकती है। जब आप किसी को लगातार दबाएंगे, लगातार उसके साथ आप गड़बड़ी करेंगे, लगातार एक सोसाइटी को तनाव में रखेंगे और आप उसको डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ने का कोई रास्ता नहीं देंगे, तो यहीं से एक एनार्की के लिए स्पेस बनती है। और
और अगर ये होता है तो सारी जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की होगी। सारी जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की होगी। अब चलते हैं आखिर में आबिद भाई की तरफ। आबिद भाई, आपको लगता है जिस तरीके की बातें मनीष जी कर रहे हैं कि एक समाज के लोगों को, एक धर्म विशेष के लोगों को रोजाना वहां पे उस थाना क्षेत्र में अपमानित होना पड़ता है, और वो लोग जब उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो वो गुस्से में आएंगे, और गुस्से में आएंगे तो फिर उसके फलस्वरूप कुछ और चीजें सामने आ सकती हैं, क्या ऐसी चीजें पनप रही हैं समाज के अंदर? हकीकत में ये पनप रहा है, ये रोजाना इनकी हरकत ऐसी होती है। बस ये है कि लोग डरे हुए हैं तो सामने नहीं लाते, और मैं डरा हुआ नहीं हूँ। जी। इस थानेदार के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ूंगा। ये चाहता है कि हम जैसे लोग भी न बोले, अनलीगल तरीके से ये मेरे ऊपर कार्रवाई भी करेंगे, हमें पता है, हमें भी पता है। मनीष भाई के ऊपर भी ये कार्रवाई करेंगे, मेरे ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अंतिम दम तक हम लोग बोलेंगे, लड़ेंगे इनके खिलाफ। जिस तरह से भी लड़ना होगा संवैधानिक रूप से हम इनसे लड़ेंगे। और इन्होंने एक समाज में इतनी दहशत फैला रखी है, हम नहीं चाहते कि डर इतना, कहीं पे इतना लोगों को न डराओ कि डर खत्म हो जाए। और जब डर खत्म हो जाता है तो आपको उसका सामना करने का, फिर आप सामना नहीं कर पाएंगे उसका। आप सामना करने की बस बात कर रहे करना हैं, चाहते हैं हम। आप सामना करने की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा, अगर आपने धाकड़ खबर की वो खबर देखी होगी, मैंने थानेदार को खुद फोन लगाया तो वो जो है सही से जवाब नहीं दे पा रहे थे। शायद आपकी नजर में वो खबर आई हो। जी 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 जी, जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनके पास जवाब था ही नहीं। ये लिखाई स्क्रिप्ट काम करते हैं, खुद का तो उनके पास कोई रहता नहीं है। और हमें समझ में नहीं आता कि इनको थानेदार कौन बना दिया, किस बेस पर ये थानेदार बने हैं, कितना पैसा देकर ये थानेदार बने हैं, हमें समझ में नहीं आता ये चीज। और लगातार उसी पद पे काबिज हैं ये। बिल्कुल सही सवाल बस हम ये चाहते हैं कि बनारस के एसपी और कमिश्नर के बस में अगर ये नहीं हो तो इनके ऊपर जो उत्तर प्रदेश सरकार की चिन्ह लगी हुई है वहां कमल का फूल लगा दिया जाए इनकी वर्दी पर। ठीक है, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हैं और आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया। और सीधी अहम बात यह है कि आखिर एक शख्स जिस पर इस तरीके के लगातार आरोप लग रहे हैं, क्या उसे बने रहना चाहिए अपनी सीट पर, क्या उसको नहीं हटाना चाहिए, या वाकई में उसके जरिए बनारस का एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। वक्त रहते इस पर एक्शन अगर यहाँ के अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो लखनऊ में लोग बैठे हैं उनको इस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।